2-3 साल तक तो आप बोलो ही मत कि जंग रुकेगी। 2-3 साल तक सर जंग, क्योंकि सर देखो, आपका और मेरा परिवार का झगड़ा नहीं है कि 2 दिन में रुक जाएगा। अगर ईरान उन शर्तों को मानता है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आपका एक ट्वीट है, आपके 2-3 पोस्ट, जिसमें आप बार बार बता रहे हो कि ये सिर्फ 3 देशों का युद्ध नहीं है। क्यों अमेरिका बड़े बड़े हथियार दे रहा है ताइवान को? क्योंकि उसको पता है कि कल चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है। मैं ये बोलता हूं आपको कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर आज तक दुनिया में जो भी वॉर चल रहा है, इसके पीछे आपको MI6 नजर आएगी। मतलब अगर मीडिया ये चीज नहीं दिखा रही है या दुनिया नहीं दिखा रही है, इसका मतलब धरातल में नहीं हो रहा है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि आप थोड़ा सा क्या करो, तेल की बचत कर लो। कहीं ना कहीं उनको भी हिंट मिला है कि ये वॉर लंबा जाएगा। 28 फरवरी ये वो दिन था जब इजराइल और अमेरिका ने एक साथ अटैक किया था ईरान के ऊपर, और वो आज की तारीख है जब मेरे सामने मेरे गेस्ट और पूर्व NSG कमांडो लकी बिस्ट यहां पर मौजूद हैं। उनसे हम सवाल कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन उस तारीख को और आज की तारीख को मैं इसलिए कंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि देश में 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 बार ऐसी बातें कही हैं जो हर जनमानस के मन में एक सवाल खड़ा हो गया है। यह बात शुरू होती है जंग से, उसी जंग के कारण आज ये हालात पैदा हो गए हैं कि तेल और गैस के संकट मंडरा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भाई 1 साल तक सोना नहीं खरीदिए, तेल गैस की बचत करना, इसके साथ 7 चीजें उन्होंने जनता से अपील की है। पहला सवाल लकी सर आपसे मेरा यही है कि यह जंग कब रुकेगी? सर देखो, जंग लंबी जाएगी, रुकेगी कब ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन लंबी बहुत जाएगी। ये आप मानकर चलो कि 2-3 साल तक तो आप बोलो ही मत कि जंग रुकेगी। 2-3 साल तक सर जंग, क्योंकि सर देखो, आपका और मेरा परिवार का झगड़ा नहीं है कि 2 दिन में रुक जाएगा। ये वॉर है, एक इंटरनेशनल वॉर है। तो वॉर शुरू करने से पहले एजेंसीज बहुत रिसर्च करती हैं सर, बड़े बड़े वॉर एक्सपर्ट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है किसी ने अपनी फौज भेज दी, ड्रोन अटैक कर दी, एयर स्ट्राइक कर दी तो 2 दिन में रुकनी है। 2 दिन कोई एयर स्ट्राइक नहीं है सर, ये तो 2 दिन में रुक जाएगी। तो वॉर लंबी जाएगी। मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि वॉर बहुत लंबी जानी है सर। जी, लेकिन सर जो सीज फायर हो गया है उसके बाद में बताया जा रहा है कि हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, पाकिस्तान लगातार मीडिएटरशिप कर रहा है। इन सब के बीच में दोनों एक दूसरे की शर्तों पर तैयार नहीं हो रहे हैं। नहीं सर, सीज फायर सर, पहले तो सीज फायर का मतलब सर, सीज फायर का ये मतलब नहीं है कि जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सीज फायर का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए जंग को रुकना। वो थोड़ी देर 2 घंटे भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते हैं, 20 साल भी हो सकते हैं। तो सीज फायर का मतलब, पहले तो ये चीज भूल जाओ कि जंग का खत्म होना सीज फायर मतलब होता है। सीज फायर इसलिए रखा जाता है, मैंने हमेशा बोलता हूं कि बहुत बड़े बड़े देश क्या करते हैं, नेक्स्ट प्लानिंग करते हैं सर। और शर्तें ऐसी हैं इनकी कि ईरान उसको कभी मानेगा नहीं। और अमेरिका की शर्तें ऐसी है कि अमेरिका को भी पता है कि मैं उन शर्तों को लागू कर रहा हूं ईरान के ऊपर। अगर ईरान उन शर्तों को मानता है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो दोनों देशों को पता है, ऐसा नहीं कि दोनों देशों को नहीं पता। ये महज टाइम को थोड़ा सा क्या करने के लिए, उस टाइम के बीच में अपनी अगली रणनीति बनाने के लिए। आप कह रहे हो अगर वॉर खत्म हो जाएगा, चलो वॉर खत्म हो जाएगा तो आज फ्रांस की नेवी क्यों है सर, ब्रिटेन की रॉयल नेवी क्यों आज ईरान के आसपास है? क्यों आज फ्रांस की पनडुब्बी सुफ्रेन, एक लोकेशन जो किसी को डिस्क्लोज नहीं है, उस लोकेशन में उनकी एक फाइटर पनडुब्बी क्या कर रही है सर? अगर आप बोल रहे हो, अगर आप कहते हो ये वॉर रुकना है, तो साइप्रस के अंदर इनकी पूरी 5 आईज कहो, MI6 कहो, CIA कहो, वहां पर एक जॉइंट ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? लोग जॉइंट बेस क्यों बना रखा है उन्होंने? तो मैं ये कह रहा हूं कि उनको भी पता है ये वॉर लंबा जाना है। सबसे पहले तो अपने दिमाग से इसको बिल्कुल हटा दो, ये वॉर रुकेगा सर। अगर ये वॉर रुकेगा नहीं तो सिचुएशन तो और बस से बस होती जाएगी। नहीं तो होगी सर। सर वॉर किया ही क्यों जाता है? नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी भी दुनिया में वॉर भलाई के लिए किया जाता है। जिसने भी ये वॉर किया उनको पता है कि हमारे को सिचुएशन पूरी दुनिया की इस लेवल पर लेके आना है कि पब्लिक रोडों पर आ जाए। ये वॉर इसलिए है, ये वॉर इसलिए नहीं है कि इस वॉर से किसी को फायदा होगा। फायदा किसको होगा? जो दुनिया में पावर में बैठे हुए लोग हैं। अच्छा, आज क्या है, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि आप थोड़ा सा क्या करो, तेल की बचत कर लो। कहीं ना कहीं उनको भी हिंट मिला है कि ये वॉर लंबा जाएगा। लेकिन इसमें भी क्या है सर, इसमें भी देश के अंदर क्या होता है कि पहली बार देश में राजनीति, इसमें भी कुछ एक लोग राजनीति कर रहे हैं। ये वॉर है सर, ये आपका पॉलिटिक्स नहीं है कि यार आपको इलेक्शन लड़ना है। वॉर कभी ये नहीं देखेगा कि उसकी आने वाली बुलेट, आने वाली मिसाइल किसके ऊपर गिरेगी सर। तो वॉर पर हमारे को पहले तो देश के अंदर कोई राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। वॉर के लिए दुनिया के कोई भी देश हो, वो हमेशा एक हो जाते हैं सर। तो हमारे देश के अंदर भी पहला फर्ज बनता है कि आप हर चीज पर राजनीति करो। लेकिन जब ऐसे सिचुएशन पैदा हो जाए जिससे पूरी दुनिया, आज पूरी दुनिया देख लो अस्त व्यस्त हो गई, तो उसमें हमारे को एक होना चाहिए। और
इस चीज के लिए राजनीति थोड़ा सा दूर सर। नहीं लकी सर, राजनीति इस बात को लेकर नहीं हो रही। राजनीति ये कहा जा रहा है कि जब इलेक्शन होते हैं तब आपको याद नहीं आता, जब देश में कुछ और चीजें तब आपको याद नहीं आता है। लेकिन इलेक्शन खत्म हुए, आप जीत गए, उसके बाद में आप आके कह रहे हो कि देशभक्ति ये नहीं होती, देशभक्ति वो नहीं। तो मतलब मेरे सवाल ये है कि देशभक्ति क्या आम जनता के लिए है कि नेताओं के लिए देशभक्ति नहीं होती? नहीं सर, इलेक्शन किसके लिए है सर? एक चीज मुझे ये बताइए, चलो पॉलिटिक्स इलेक्शन है, ऐसा तो नहीं है कि इसमें एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, सारी पार्टियां हैं ना सर। आप भी लड़ सकते हो, कल आपको भी लगता है कि आपको इलेक्शन लड़ना, आप अपनी पार्टी लगाओ। ऐसा तो नहीं बोला कि यार एक पार्टी ज्यादा गाड़ियां यूज करेगी दूसरी कम यूज करेगी, इलेक्शन सबको फ्रीडम है ना। तो ऐसा तो नहीं, एक देश के अंदर चुनाव अगर इसमें पहले ही बोल देते, चलो मैं एक मानकर बोल देता हूं कि एग्जाम्पल के लिए कि प्रधानमंत्री जी पहले बोल देते यार इलेक्शन में, बोलेंगे यार आप इलेक्शन को भी कंट्रोल कर रहे हो, आप दोनों साइड से राजनीति कर रहे हो। मेरी बात समझ लो, कुछ लोग कहेंगे कि देख लो देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, अब इलेक्शन भी हमारे स्वतंत्र, इलेक्शन के टाइम पे ऐसी बातें कर रहे इलेक्शन के टाइम में हमारा मतलब ये हमारे को इलेक्शन भी स्वतंत्र नहीं होने दे रहे हैं, हमारे को प्रचार नहीं करने दे रहे हैं। अब क्या इलेक्शन भी इनके हिसाब से होगा? अरे सर, राजनीति जिसको करना होगा वो हर एंगल से करेगा। अगर जिसको पॉलिटिक्स करनी है ना, जनता को भड़काना है, वो हर एंगल से करेगा सर। तो मतलब कि ये एक इस बात के पीछे जो कहा जा रहा है कि आपने इस टाइम नहीं, और अब जब सब कुछ हो गया है, क्लियर हो गया, अब आपको चिंता सता रही है, जबकि इस वॉर को चलते चलते 2 महीने से 3 महीने होते चले आ रहे हैं। सर चिंता सता रही है, चलो मैं मान लेता हूं कि आज ही चिंता सता रही है, लेकिन सता रही है ना सर। चलो आपके घर के अंदर सर, चलो 4-5 दुश्मन आ गए थे, मैंने नहीं बताया, अरे जब आपकी गर्दन काटने वाले तब मैं बता रहा हूं आप अपनी गर्दन बचा लो, तो गलत तो नहीं कह रहे ना सर। चलो मान लिया कि 10 दिन पहले नहीं बताया था, 20 दिन पहले नहीं बताया था, लेकिन अब तो बता दिया, आप तो उसको अमल में ले लो सर। कहा जा रहा है कि इस वॉर में सिर्फ इजराइल, ईरान और अमेरिका, आपका एक ट्वीट है, आपके 2-3 पोस्ट जिसमें आप बार बार बता रहे हो कि ये सिर्फ 3 देशों का युद्ध नहीं है। सर दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड है, कौन करता है सर 3 देशों का युद्ध? ये हमारे को दिखाई 3 देश दे रहे हैं सर। और ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान या दुनिया के सभी बुद्धिजीवों को पता है कि इस टाइम दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड है सर। 2 या 3 देशों का युद्ध नहीं है कि अच्छा 3 देशों का युद्ध, मतलब ईस्ट और वेस्ट की बात कर रहे हैं आप? सर 2 हिस्सों, जरूरी नहीं है ईस्ट और वेस्ट हो सर। आप किसके सपोर्ट में जाते हैं? सपोज करो कि यार रशिया बोलता है कि वो ईरान के साथ में खड़ा है, चाइना बोलता है वो ईरान के साथ खड़ा है, अमेरिका के साथ फ्रांस खड़ा है सर, ब्रिटेन खड़ा है, पूरा नाटो खड़ा है, और भी बहुत सारे हिडन देश हैं जो कुछ ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड है जो हमें नजर नहीं आ रही है, और ये धीरे धीरे आगे आएगा। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे नहीं बढ़ेगा, ये ईरान से धीरे धीरे आप देखना एशिया के अंदर कैसे आता है। कुछ टाइम के बाद आप देखना कि आप सुनने को आपको मिलेगा कि चाइना और ताइवान का भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया। क्यों अमेरिका बड़े बड़े हथियार दे रहा है ताइवान को? क्योंकि उसको पता है कि कल चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है, तो मैं ताइवान को भी एक प्रॉक्सी के तौर पर लूंगा। जैसे अमेरिका ने किसको प्रॉक्सी के तौर पर लिया? यूक्रेन को लिया। आज भी यूक्रेन का वॉर चल रहा है। नहीं तो कुछ लोग बोल रहे थे यार ये युद्ध तो 72 घंटे में खत्म हो जाएगा। हाँ। किसी ने ये भी कहा था कि ईरान का युद्ध, बोला बस उनके सुप्रीम लीडर मारे गए तो ईरान का युद्ध 72 घंटे। तो कहां 72 घंटे चले गए सर? ये मैं यहीं पर आके आपसे 2 साल के बाद पूछूंगा, युद्ध तो आज भी चल रहा है। पहले समझने की कोशिश करो युद्ध चल क्यों रहा है सर। कौन है जिन लोगों को प्रॉफिट है सर इस युद्ध से? इस युद्ध से क्या हो रहा है? दुनिया के अंदर आर्म्स बिक रहे हैं सर, हथियार बिक रहे हैं। चाहे जनता मरे, चाहे ईरान के लोग मरे, चाहे अमेरिका के लोग मरे, चाहे इजराइल के लोग मरे, चाहे रशिया के लोग मरे, चाहे यूक्रेन के लोग मरे, किसी के भी मरे, हथियार बिकने वाले के हथियार बिक ही रहे हैं सर। वॉर इंडस्ट्री बिक ही रही है। वॉर इंडस्ट्री में तो हथियार बिकेंगे ही बिकेंगे। दुनिया का हर देश हथियार खरीदेगा। मैं तब से स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं सर। आज चलो एक चीज है, अमेरिका ने हमला कर दिया, लेकिन वेनेजुला को तो अपने कंट्रोल में ले लिया ना सर। वेनेजुला का सारा ऑयल किसके पास है आज? ट्रम्प के पास है, अमेरिका के पास है। जिन पावरफुल लोगों के पास है तो सही, वो क्या चाहते हैं कि तेल तो जितना ज्यादा महंगा हो, अरे जब तेल महंगा होगा तभी तो उनको बेनिफिट होगा सर। बेनिफिट होगा, किसी ना किसी को तो बेनिफिट हो रहा है, तभी वॉर हो रहा है। लेकिन क्या होगा, आम जनता तो सर हर जगह पिसती है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं सर, चाहे देखो देश के अंदर सरकार किसी की भी हो, किसी भी स्टेट में किसी की भी सरकार हो, आम जनता ने आप लोगों को चुना है सर। आपका फर्ज बनता है आम जनता की रक्षा करना। मेरी बात समझ रहे हो सर? एक आदमी ने 10-10 घंटे लाइन में लगकर आपको वोट दिया है, वो इसलिए दिया है ना सर क्योंकि उसको पता है कि मुसीबत के टाइम पर आप उनकी मदद करोगे, तो आपका फर्ज बनता है उन लोगों की मदद करना जिन्होंने 12-12 घंटे लाइन में रहकर आपको पावर में बैठाया है सर। लेकिन सर करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन बहुत बुरी है सर, इससे भी बुरी होने वाली है करंट सिचुएशन। सच्चाई ये है, ये वॉर बहुत लंबा जाएगा।
मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं ये वॉर बहुत लंबा जाएगा। इस वॉर की शुरुआत है ये। अभी जो वॉर आपको यूक्रेन रशिया के टाइम से नजर आ रहा है, आप ईरान के ऊपर देख रहे हैं, ये और लंबा धीरे धीरे जाएगा। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं इस वॉर के ऊपर। सर नाटो के प्लेयर क्या यहाँ, जबकि नाटो ने साफ कहा था भाई हम आपके साथ नहीं, क्योंकि ये आपने जंग छेड़ी है और हमसे तो नहीं सर, फिर नाटो का आप, अभी मैंने कुछ दिन पहले भी एक अपना ट्वीट किया था, आप नाटो के चीफ का इंटरव्यू सुनो ना सर। वो इंटरव्यू शायद मेरे एक्स में अभी भी पड़ा होगा। नाटो के चीफ क्या बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए? डोनाल्ड ट्रंप के लिए कह रहे हैं कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन लिया वो अच्छा डिसीजन लिया और हमें गर्व है अमेरिका गवर्नमेंट के ऊपर जो अमेरिका कर रहा है। और एक तरफ तो नाटो बोलता है हम अमेरिका के साथ नहीं है, हाँ, हाँ। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि नाटो तो कागजी शेर है। कागजी तो दोनों शेर है। चीजों को मिलाओ ना सर, तो दोनों चीजें आपको दोनों अलग दिख रहे हैं। ये दोनों अंदर खाने एक ही हैं, सिर्फ दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ में नहीं है, या अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नाटो हमारे साथ में नहीं है। ये सिर्फ दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है सर। अभी बाद में भी बहुत बार सीज फायर होगा, वो सीज फायर महज कुछ घंटों के लिए होगा, फिर सीज फायर टूट जाएगा। अच्छा मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, बहुत आसान उदाहरण थी। कल आप में और मेरा झगड़ा हो गया, मैं आपको बोलता हूं कि मैं एक ही शर्त में आपसे झगड़ा नहीं करूंगा, आप दोनों हाथ काट के दे दो मुझे। आप बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं हाथ काट के कैसे दे दूंगा अपने? आप ये अपने हाथ काट के दोगे? जब आप हाथ काट के नहीं दोगे तो ये सीज फायर कभी होना ही नहीं है। तो सेम चीज अमेरिका ऐसी शर्तें रख रहा है कि अमेरिका को खुद पता है कि ईरान इन शर्तों को कभी नहीं मानेगा। मेरी बात समझ रहे हैं सर? देखो युद्ध तब रुकता है जब कुछ शर्तें ऐसा लगे कि यार इस चीज पर होनी है चीजें। तो क्या ईरान अपना ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको, जो कि वो जिद पर अड़े हैं ट्रम्प की, जब तक मैं तुमको ईरान को न्यूक्लियर वीपन नहीं दे सकते, ये पागल के हाथों में न्यूक्लियर वीपन चला जाएगा? सर झूठ सर, इनका काम है गुमराह करना पूरी दुनिया में। कुछ दिन पहले तो इराक के लिए भी बोल रहे थे बायोकेमिकल वेपन है इनके पास। अब क्या है उनके पास बायोकेमिकल वेपन सर? इन्होंने तो ईरान के लिए भी बोला ना सर। इन्हें क्या है, इन्हें पूरे एशिया को अपने कंट्रोल में रखना है, बस बात खत्म। पूरे एशिया को, पूरे एशिया को इनके कंट्रोल में रहे, एशिया इनके हिसाब से चले। और ये क्या करें, पब्लिक के ऊपर प्रेशर लाएं। एग्जांपल के लिए वो भी समझ लो पब्लिक के ऊपर प्रेशर कैसे। कुछ एक दुनिया की सरकारें हैं जो नहीं झुक रही है डोनाल्ड ट्रंप के आगे, लेकिन इनको पता है कि सरकार नहीं झुकेगी तो हम सरकार को कैसे झुकाएंगे। आप असर किसके ऊपर आएगा देश में? पब्लिक के ऊपर आएगा ना सर। हाँ। जब पब्लिक के ऊपर प्रेशर आएगा तो पब्लिक किस पर गुस्सा निकालेगी? गवर्नमेंट से। जब गवर्नमेंट पर पब्लिक प्रेशर देगी तो मजबूरन उन्हें यूएस की बात माननी पड़ेगी। ये तरीका दूसरा है सर। ये मतलब ये जो हमने तरीका हाल के कुछ दिनों में एशिया के कई देशों में देखा कि जनता में गुस्सा है, प्रोटेस्ट हुआ और फिर पता चलता है 2 दिन के बाद की गवर्नमेंट गिर गई। और नेपाल, बांग्लादेश, सब जगह, श्रीलंका देख रहे हैं ना सर। देखो क्या है कि देखो सरकार भी कब तक, दुनिया की कोई भी सरकार की बात बता रहा हूं सर मैं, हमारे हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की कोई भी सरकार मजबूत स्टेप कब उठा सकती है? जब उसकी जनता उसके साथ खड़ा है। जब जनता साथ में रहेगी तभी सरकार मजबूत डिसीजन ले सकती है। जब जनता ही अगेंस्ट हो जाएगी सरकार की, तो मुझे धरती के अंदर कौन सी सरकार है सर जो, जब फिर तो आपको तानाशाह लगाना पड़ेगा, फिर तो लोकतंत्र खत्म करना पड़ेगा। क्यों? अगर दुनिया में किसी भी मुल्क के अंदर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र है कि जब प्रजा साथ में, जब प्रजा ही साथ में नहीं होगी तो फिर लोकतंत्र भी नहीं होगा सर। इसीलिए किसी भी गवर्नमेंट को आप हमेशा कहते हो कि भाई राजनीति पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, लेकिन आपको अपने देश के साथ में, देश के साथ सर थोड़ी देर के लिए राजनीति भूल जाओ। मैं तो ये कह रहा हूं आज हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी पार्टी हैं, कुछ पल के लिए भूल जाओ राजनीति, कुछ पल के लिए छोड़ दो भाई। 200 सालों तक इन्हीं अंग्रेजों ने देश को गुलाम किया। 70 साल से ये पूरे दुनिया के अंदर आज भी प्रॉक्सी वॉर करा रहे हैं। आज भी दुनिया के अंदर किस तरह सरकारें गिर रही हैं, किस तरह से पूरी दुनिया खत्म हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फिर भी कुछ पल के लिए, कुछ टाइम के लिए जब देश के अंदर एक मुश्किल वक्त है तो उस टाइम एक हो जाना चाहिए सर। राजनीति करने के लिए आपको पूरा जीवन मिलेगा, मरने तक जब आप लास्ट में अपने बेड के ऊपर पड़े रहोगे तब भी राजनीति कर लेना, ना खड़े हो पाओ तो तब भी वहां से कुछ ना कुछ बोल देना। लेकिन जब वॉर की सिचुएशन चल रही है तो उस टाइम आपका फर्ज बनता है पूरे देश को एक होना सर। लकी सर, हाल में हुसैन जैदी सर के साथ में एक बड़ा पॉपुलर आपका वेल नोन जर्नलिस्ट और क्राइम के बहुत जाने माने पत्रकार हैं, उनका जो पॉडकास्ट देखा तो उसमें भी आपने अक्सर MI6 का जिक्र करते हैं, और जबकि ब्रिटेन जो है कभी भी गेम में नहीं दिखता है, कहीं भी नहीं दिखता है। वॉर में अमेरिका रह रहा है, लेबनान है, इजराइल है, चीन, ताइवान, सब सुनाई देता है, लेकिन ब्रिटेन का कभी कोई डायरेक्ट इन्फ्लेक्ट नहीं लगता है। लेकिन फिर भी आप हमेशा बताते हो कि ये MI6 का एजेंडा है और CIA प्लस MI6 दोनों मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन, कोएड ऑपरेशन करती हैं। तो ये सर आपको कैसे ये मतलब इस चीज का इल्हाम होता है, जानकारी होती है, ये इंफॉर्मेशन कहां से बनती है और क्या है ये? सर अभी क्या हुआ, बंगाल का इलेक्शन था सर। सर रिजल्ट जिस दिन आ रहा था उस दिन सुबह 7 बजे से लेकर मुझे लग रहा है रात के 9 बजे तक सिर्फ इलेक्शन ही चल रहा था बंगाल का। बिल्कुल पूरा, मुझे दूसरी न्यूज नहीं दिखाई दी।
तो इसका मतलब ये नहीं था कि उस दिन दुनिया में वॉर नहीं चल रहा था। उस दिन भी शायद यूक्रेन रशिया के अंदर हजारों लोग मरे होंगे, उस दिन भी ईरान के ऊपर बमबारी हुई होगी, उस दिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट उस दिन भी चल रहा था। मतलब अगर मीडिया ये चीज नहीं दिखा रही है या दुनिया नहीं दिखा रही है, इसका मतलब धरातल में नहीं हो रहा है। अगर दुनिया MI6 के बारे में बात नहीं कर रही है, या दुनिया के किसी भी टेलीविजन किसी भी न्यूज में MI6 के ऑपरेशन नहीं दिखाई दे रहे, या MI6 कैसे दुनिया के अंदर सरकार गिरा रही है वो नहीं दिखा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज नहीं हो रही है सर। ये चीज जरूरी नहीं है कि जो आप लोग दुनिया को दिखा रहे हो वही सब कुछ हो रहा है। आज MI6, आप मुझे ऐसा कौन सा ऑपरेशन है सर जो CIA बिना MI6 के करता है सर? आज भी रॉयल फैमिली का इतना कंट्रोल है कि दुनिया के सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट को भी अपने कंट्रोल में ले रहा है सर। क्या वो MI6 आज अगर आज ईरान और अमेरिका का वॉर चल रहा है तो साइप्रस के अंदर तो पूरी MI6 बैठी हुई है सर। आज क्यों मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको लगता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हिटलर मारे गए, तो आज भी हिटलर की सोच रखने वाले लोग जीवन इस दुनिया में जिंदा है, जिनकी सोच नाजी सोच है आज, जो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत हो। नाजी विचारधारा का तो अंत किया गया ना, मारे गए ना कितने। एक आदमी के मरने से अगर नाजी विचारधारा मर गई है तो आज ये क्यों हो रहा है पूरा का पूरा वॉर दुनिया के अंदर? आज क्यों ऑपरेशन अनथिंकेबल को आज तक चलाया जा रहा है सर? अच्छा एक चीज मुझे ये बताइए कि आपके दादा परदादा थे आपके दादा परदादा तो होंगे ही ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके परदादा के आज आप पोते हैं, तो कहीं ना कहीं उस टाइम जो भी हिटलर की नाजी आर्मी थी, इनके आज की जनरेशन का है, ये सवाल पूछना चाहिए ना लोगों से। कभी ये कल्पना करी है सर कि हिटलर की सेना में तो हजारों 2 करोड़ की सेना हिटलर की थी, उसमें बड़े बड़े कमांडर्स थे, उनके भी आज पोते होंगे। चलो मैं मानता हूं कि उनके हिटलर की सेना के उसके बेटा मर गया, लेकिन उसके बेटे की अगली जनरेशन आज दुनिया में कहां पर है? कभी ये चीज बताने की कोशिश करी सर? कौन है वो लोग जो इनको पावर में लेकर आए? आज भी वो लोग पावर में बैठे हुए हैं सर। तो कोई तो थे जो इनको पावर में लाए, और क्यों लाए पावर में? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब आप नाजी सोच से इतनी ही नफरत करते थे, सच में नाजी सोच पूरी दुनिया के लिए खतरा थी, तो क्यों उनकी आज की जनरेशन को आपने पावर में लेकर आए हैं सर? और बहुत सारे लोग हैं जो आज पावर में बैठे हुए हैं, उनको पावर में कौन लेकर आया? और उनके दादा परदादा नाजी थे। आज चलो मैं आपको छोटा सा है सर, आज आप MI6 की चीफ की हिस्ट्री निकालो ना, ब्लेज मैथ्रीवेली की। सर मैं कितनी बार बोल चुका हूं सर, आप ब्लेज मैथ्रीवेली की हिस्ट्री निकालो, कहीं ना कहीं से आपको पता चलेगा कि उनके ग्रैंडफादर जो थे वो सबसे बड़े नाजी थे सर। तो फिर कैसे? और एक चीज और शॉकिंग होगी आपको, थोड़ा सा जब भी इंटरव्यू आप लोग देखो तो थोड़ी देर पॉज करके एक चीज करना कि 2013 तक ब्रिटेन वो था जो कई नाजियों को 1100 नाजियों को पेंशन देता था सर। ब्रिटेन की गवर्नमेंट, जो उनकी अगली जनरेशन थी, 1100 किस चीज की पेंशन देते थे सर? हमारे देश के अंदर जिन्होंने आजाद हिंद फौज के लिए लड़े, तो पेंशन दी थी ना हमारी सरकार ने। अगर सुभाष चंद्र बोस जी की सेना में जो भी थे, आजाद हिंद फौज में जिन्होंने भी कुर्बानी दी है, तो उनकी पेंशन देते थे। तो अब यही मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, तो ब्रिटेन क्यों 1100 नाजियों को 2011 तक तनख्वाह देता था सर? कभी इस चीज के बारे में? तो इसका यह मतलब नहीं कि MI6 अगर हमें नजर नहीं आ रही है तो वो ऑपरेशन नहीं कर रही है। मैं ये बोलता हूं आपको कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर आज तक दुनिया में जो भी वॉर चल रहा है, इसके पीछे आपको MI6 नजर आएगी। लेकिन दुनिया में किसी को इंग्लैंड के अगेंस्ट बात ही नहीं करनी सर। आप दुनिया भर के इंटरव्यूज देख लो, किसी ने बोला कि ब्रिटेन के अगेंस्ट बात करता है? मैं दुनिया भर के इंटरव्यूज देखता हूं, कोई अमेरिका के अगेंस्ट में बात नहीं करता सर। क्यों? क्योंकि सबको ग्रीन कार्ड चाहिए सर, अपने बच्चों को अमेरिका सेटल करना है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताकर देखता हूं। कभी आप मतलब बहुत दुर्भाग्य है ये बात कि किसी की मां बोलती है बहुत फक्र से, मेरा बेटा अमेरिका में जॉब करता है। मेरी बात समझ लो, मतलब उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके बेटे ने भारत रत्न ले लिया, वो मतलब उन्हें फक्र महसूस होता है कहते हुए कि तुम्हें पता है मेरा बेटा अमेरिका में नौकरी करता है। विदेशी चॉकलेट आती है तो लोग खाते नहीं, रखे रहो कुछ दिन। आज भी आप चले जाओ, लोग अपने स्कूलों का नाम ब्रिटेन US के नाम पर रखते हैं, और सारे इंटरनेशनल स्कूल होते हैं। तो ये नहीं सारे इंटरनेशनल स्कूल होते हैं ना सर। नेशनल मैंने स्कूल ही नहीं देखी। तो ये सोच किसने दी है सर? इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम है। उनको फंड कौन देता है? ये सब का सब एक गेम है, एक साइकोलॉजिकल गेम है पूरा का पूरा ही। तो अच्छा, इन सब चीजों पे सरकारों की और सबकी नजर होती होगी सर होती होगी सर। सरकार क्या करे? सरकार एक चीज बताओ, देश को सुपर पावर बनाए, इन्हीं लोगों से लड़ते रहे, अपने बॉर्डरों को सेव करे, क्राइम को खत्म करे, क्या करे? एक चीज बताओ सर, आप 5 साल के लिए गवर्नमेंट बैठी है एग्जांपल के लिए, वो क्या चीज लेकिन हमारा भरोसा तो उसी पे है सर, टिका हुआ। सर जब तक हर आदमी नहीं चाहेगा ना सर,
जब तक एक आम आदमी देश के पक्ष में नहीं सोचेगा, देश के पक्ष में, तब तक वो देश कभी सुपर पावर बन ही नहीं सकता सर। और मैं आपको ये, आप हिस्ट्री उठाकर देख लो सर हमारे देश की, हमारे देश के अंदर जब भी हमें नुकसान हुआ होगा 1947 के बाद या उससे पहले, आप जब उसकी जड़ तक जाओगे ना सर, आपको क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं गद्दारी अपने देश से ही मिलेगी सर। ये हिस्ट्री उठाकर देख लो सर आप, लूपहोल्स हमारे अंदर है। लूपहोल हमारे अंदर से है सर। चलो आप रोड पर धरना करते हो सर, आप धरना करो सर, मना नहीं है, आपकी मांग है, आपको राइट है धरना करने का, लेकिन आपको अधिकार नहीं है सारी प्रॉपर्टी को आग लगा देने का सर। लकी सर, आपका समय कम है और आपको निकलना है। बस एक आखिरी सवाल पे सर, बलोच को लेकर आप पिछले कई दिनों से लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर पाकिस्तान की आर्मी नरसंहार कर रही है। आपका एक ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल हुआ जिसमें आपने कहा कि वो पाकिस्तान से बिल्कुल उसका अधिकार खत्म होता जा रहा है, बलूचिस्तान एक स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि वास्तव में पाकिस्तान असीम मुनीर अपने शासनकाल में ऐसा होने देंगे, बलूचिस्तान वास्तव में फ्रीडम की ओर है? सर देखो, होने देने से मतलब नहीं है सर, होने के लिए तो मैं भी चाहता हूं मैं दुनिया का राजा बनूं, मेरे होने से सब कुछ छोड़ना है सर। तो बलोच के ऊपर तो 1947 से पाकिस्तान अत्याचारी कर रहा है सर, किलिंग्स कर रहा है। आज भी हजारों बच्चे गायब हो गए सर, 10 लाख लोगों का कत्लेआम हो गया। लेकिन आज करंट सिचुएशन ये है, मैं आपको बताता हूं 2024-25 के बाद, कि बलोच के अंदर पूरा का पूरा कंट्रोल इस टाइम बलोच लिबरेशन आर्मी का ही है सर। यहां तक कि पाकिस्तान आर्मी शाम को 6 बजे के बाद पेट्रोलिंग तक नहीं करती है बलोच के अंदर। आज भी बलोच के अंदर बीएलए ने एक ओपन चैलेंज कर रखा है पाकिस्तान आर्मी को सर। आज बलोच में अपनी खुद की कोर्ट है, अपने इंडिपेंडेंट है। बलोच ने यह तक बोल दिया कि हमारा आने वाला बलूचिस्तान कैसा होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, रोजगार कैसा होगा, एवरीथिंग आप बलोच के बारे में पढ़कर देखो तो आज बलोच के अंदर पाकिस्तान का कंट्रोल सिर्फ नाम मात्र रह गया है सर। आशिम मुनीर के कहने से नहीं होगा कि आशिम मुनीर मतलब कि कह दें कि मैं बलोच को अलग नहीं होने दूंगा, ठीक है सर, तो ये कहने वाली बात। लेकिन किलिंग्स तो अभी भी हो रही है, दोनों साइड हो रही है, ऐसा नहीं है। जितना नुकसान आज बलोच को हो रहा है उतना ही नुकसान आज पाकिस्तान आर्मी को भी हो रहा है ना सर। बस पाकिस्तान आर्मी क्या कर रही है, मासूम लोगों को टारगेट किलिंग कर रही है, कभी उनके मछुआरों की नावें जला देती है, कभी इनोसेंट मजदूरों को गोली मार देती है। लेकिन वो इनोसेंट को मारते हैं, गुस्सा जिसके ऊपर निकाल रहे हैं, इनोसेंट लोगों के ऊपर निकाल रहे हैं। लेकिन बलोच लिबरेशन आर्मी जो किलिंग्स कर रही है वो टोटल पाकिस्तान आर्मी को सर। लेकिन बलोच के पास में इतनी ताकत, इतने हथियार तो है नहीं पाकिस्तान के मुकाबले, तो वो कैसे इनका पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला? 5 लाख फाइटर्स रेडी है सर आज बलोच लिबरेशन आर्मी के। दोनों में अंतर है, वो अंतर आप समझ लो। पाकिस्तान आर्मी फाइट कर रही है क्योंकि आशिम मुनीर उन्हें तनख्वाह देते हैं सर, ठीक है। बलोच लिबरेशन आर्मी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है सर। तो दोनों में ये फर्क है सर। तो आगे आने वाले दिनों में ये और बहुत जल्दी आपको खबर मिलेगा कि बलोच बिल्कुल, देखो बलोच ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट तो बलोच बोल चुका है कि हम एक आजाद बलूचिस्तान है, लेकिन बहुत जल्दी आपको यह देखने को मिलेगा कि बलोच एक बिल्कुल स्वतंत्र हो चुका है। और देख लीजिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी इसमें कोई रोल आता है यहाँ पर? जो सर देखो, अफगानिस्तान से उनका तहरीक, अफगानिस्तान से पाकिस्तान का कंटिन्यू वॉर चल रहा है। देखो पाकिस्तान तो अलग ही, एक अफगानिस्तान से अलग चल रहा है, उसका यहाँ से बलोच से अलग चल रहा है। उसके आतंकवादी संगठन जो उसके घर के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने धीरे धीरे विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो कहते हैं कि आप अपने घर में सांप पालोगे तो कभी ना कभी तो आपको काटेगा सर। बहुत शुक्रिया सर रकी सर, हमको आपने समय दिया और ये ढेर सारी जो आप जानकारियां देते हैं और आपके ट्वीट जो है जो आप करते हैं उससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है सर। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।